दोस्तों, मैंने जब जब किसी हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन किया है तब आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। यही वजह है कि मैं आज फिर से एक शानदार सस्पेंस हॉरर थ्रिलर मूवी आपके सामने ला रहा हूँ। इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल अलग है और साथ में जिन ट्विस्ट और टर्न्स के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, उस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को पूरा देखना, क्योंकि ऐसी मूवीज बहुत ही कम बनती हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो रात को अपने खेत में पहरा दे रहा होता है। वहीं रास्ते में उसे एक टीनेज लड़की पेड़ पर बैठी हुई मिलती है जो एक मुर्गी का खून पी रही होती है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है। इस छोटे से सीन के बाद मूवी का पहला चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम होता है खून की प्यासी। अब हमें मूवी की हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रेखा। रेखा की दादी रेखा से कहती है कि रेखा बेटा, बाथरूम में मेरे नहाने के लिए गर्म पानी रख दो। अब रेखा बाथरूम का दरवाजा ओपन करती है तो अंदर कोने में एक अजीबोगरीब लड़की बैठी होती है। ये देखकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। तभी रेखा की दादी आती है और कहने लगती है, अरे मैंने तुमको बाथरूम में पानी रखने के लिए कहा और तुम यहीं खड़ी रह गई और अंदर ऐसे क्या देख रही हो, कोई भूत बैठा है क्या? इस तरह हम समझ पाते हैं कि दादी उस लड़की को नहीं देख पा रही होती। अब रेखा के जाने के बाद उसका पिता कुमार वहाँ आता है और कुमार की बातों से हमें पता चलता है कि कुमार अपनी बेटी रेखा से बहुत नफरत करता है। दरअसल कुमार की बीबी रेखा को जन्म देने के बाद ही मर गई, इसलिए वो उसका जिम्मेदार रेखा को मानता है। अब दूसरे सीन में मूवी के हीरो तेजा को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि रेखा, तेजा, शैलजा और उसका छोटा भाई वासु, ये चारों साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। रोज कॉलेज के रास्ते में रेखा और तेजा चोरी चुपके एक दूसरे के टिफिन बॉक्सेस को एक्सचेंज करने लगते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। पर ये बात शैलजा और वासु को नहीं पता होती। थोड़ी दूर आने के बाद रेखा देखती है कि एक अजीब सी लड़की पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने आप को फांसी लगा रही है। ये देखकर रेखा वहीं पर रुक जाती है। रेखा को देखकर उसकी फ्रेंड शैलजा पूछती है, तुम हमेशा इसी पेड़ के पास आकर क्यों रुक जाती हो? क्या इस पेड़ पर कोई भूत वूत है? तभी वासु कहता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये पेड़ दिखने में बहुत अजीब है। लगता है इस पेड़ पर किसी की आत्मा है। तो तेजा कहता है कि मुझे भूत प्रेत में तो यकीन नहीं है, लेकिन दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज जरूर होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत ही सुकून सा महसूस होता है। वहीं अगर हम कब्रिस्तान में जाएं तो हमारा दिल मचलने लगता है और घबराने लगता है, जिसका मतलब वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। वो कहता है कि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक्सीडेंट हमेशा एक ही स्पॉट पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि उस एरिया में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद तेजा और वासु तेजा के मामा शंकर के पास जाते हैं, जो उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के बारे में और एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहता है कि कई ट्राइबल लोग एक बड़े से पेड़ के पास आकर उस पेड़ को गालियां देने लगते हैं, जिससे कुछ दिनों में वो पेड़ सूख कर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो ट्राइबल लोग उन लकड़ियों का फायदा लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से नेगेटिव एनर्जी काम करती है। ठीक इसी तरह मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं। अगर किसी के अंदर ट्यूमर है तो पेशेंट को ये कहते हैं कि आप लोग ये सोचिए कि आपके ट्यूमर को पिराना मछलियों ने खा लिया है। इसी के साथ साथ वो इलाज भी करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी काम करती है और ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन हैं। तभी तेजा पूछता है, क्या मामा सच में दुनिया में कोई ब्लैक मैजिक नाम की चीज होती है? तो ये सुनकर शंकर तेजा और वासु की हिस्ट्री के हिसाब से कुछ और एग्जाम्पल देने लगता है और बताता है कि महाभारत में भी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल हुआ था। कुछ ही लोग ब्लैक मैजिक को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग बुरे काम के लिए और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब उसी रात जब रेखा पढ़ाई करते करते सोने लगती है तो लाइट ऑफ करते ही उसे एहसास होता है कि एक लड़की उसके पीछे खड़ी है। वो लाइट को फिर से ऑन करती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। रेखा ये देखकर डर के मारे अपने ऊपर चादर ओढ़कर सोने लगती है। थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि उसके पास कई आत्माएं हैं जो उसे जगाने की कोशिश कर रही हैं। इसी वजह से रेखा अचानक से नींद से जाग जाती है और अपने घर के बाहर जाने लगती है। रेखा को नींद में चलने की आदत होती है। अब उसे देखकर रेखा की दादी कुमार को जगाने लगती है कि देखो रेखा बाहर जा रही है, लेकिन कुमार अपनी माँ से कहता है, अरे मरने दो उसको, ये उसका रोज का काम ही तो है।
थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। इस तरह से रेखा कभी कभी अपनी नींद में चलकर बाहर कहीं जाती रहती है। अब इसी गांव में एक मुस्लिम बाबा होता है। तो एक दिन रेखा इस बाबा के पास आकर उसे वो सब बताने लगती है जो हर रात उसके साथ होता है। वो कहती है, बाबा, कल रात मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे आसपास ही है। इसके अलावा मुझे बहुत ही बुरा सपना भी आया था। ये सुनकर वो बाबा कहता है कि फिक्र मत करो बेटा, कुछ दिनों के लिए मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, इसलिए वापस आने के बाद मैं तुमको एक अच्छी सी ताबीज बनाकर दे दूंगा। हो सकता है कि तुम्हें किसी की बुरी नजर लग गई हो। दूसरे दिन ये चारों फ्रेंड्स अपने कॉलेज जाते हैं। तभी गांव का एक बंदा तेजा के पास आकर कहता है, तेजा, हमारे घर के पास ड्रेनेज खराब हो चुका है, जाकर फटाफट उसे क्लीन कर दो। तो तेजा कहने लगता है कि भाई, मैं फिलहाल तो कॉलेज जा रहा हूँ, वापस आने के बाद शाम को ठीक कर दूंगा। अब ये सुनकर वो बंदा तेजा पर बहुत गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुमको इतनी चर्बी चढ़ गई है कि मुझे ही जवाब देने लगे और काम से मना करने लगे। मत भूलो, तुम एक प्रोस्टिट्यूट के बेटे हो और तुमको पढ़ाई की क्या जरूरत, तुम भी वही धंधा करो। इस तरह से वो आदमी तेजा को बहुत बुरा भला बोलने लगता है। दरअसल तेजा की माँ सच में एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसी वजह से तेजा छोटे मोटे काम करते हुए अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता रहता है। अब उस आदमी के जाने के बाद वासु चिल करने के लिए अपने दोस्त से कहने लगता है कि आज तो दूसरे गांव में फेस्टिवल है ना, तो बताओ कौन कौन मेरे साथ आ रहा है। रेखा कहती है, फेस्टिवल तो रात में है और तुमको पता है ना, मैं रात को घर से बाहर नहीं निकलती, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। तेजा कहता है कि आज सारे गांव वाले मेला देखने के लिए गए हुए हैं, इसलिए चलो हम सारे गांव को अकेले घूमते हैं। इस तरह से पहले ये दोनों नदी के किनारे के पास आ जाते हैं, जहाँ रेखा तेजा से पूछती है, क्या तुमको उस आदमी की बातों का बुरा नहीं लगा? तो तेजा कहता है कि वो लोग मेरी दुनिया नहीं है रेखा, तुम मेरी दुनिया हो। मेरी माँ के एक्सीडेंट में मरने के बाद तुमने बचपन से अब तक मुझे सहारा दिया है, इसलिए तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी मुझे कोई शिकायत नहीं थी कि मेरी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन मुझे एक शिकायत है कि मुझे कभी मेरी माँ का प्यार नहीं मिला। हर रात मेरी माँ अपने घर से बाहर जाया करती थी। बचपन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया करता था। एक दिन भी मेरी माँ ने मुझे गले नहीं लगाया, अपनी गोद तक में नहीं सुलाया। आज से मैं अपनी माँ से बहुत नफरत करता हूँ। इस तरह से बेचारा तेजा रोते हुए बहुत ही दुखी होने लगता है। अब रेखा उसको समझाने लगती है और इसके बाद ये दोनों सारे गांव को अच्छे से घूमने लगते हैं। और रात होने के बाद तेजा रेखा को उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है। अब आधी रात को जब रेखा सो रही होती है तो रेखा के कानों में एक आवाज गूंजने लगती है कि रेखा, मुझे खून चाहिए, मुझे खून दो, मैं खून की प्यासी हूँ। तो रेखा अचानक से नींद से जागकर एक चाकू लेकर अपने पैरों पर जख्म करके अपना खून एक गिलास में भरकर खिड़की के पास रख देती है और अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। सुबह होने के बाद जब रेखा उस गिलास को देखती है तो गिलास में खून मौजूद नहीं होता। उसकी समझ में नहीं आता कि ये गिलास यहाँ पर आया कैसे। अब रेखा उस बाबा के पास जाती है जो उसे एक ताबीज देता है। इस तरफ तेजा अपने मामा शंकर के पास आता है और शंकर तेजा को कुछ बातें बताने लगता है कि हर हफ्ते जू के पास कुछ चीजें खरीदने के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगती है, जिसमें से कुछ चीजें हैं बूढ़े शेर के बाल और कुछ जंगली जानवरों की अलग अलग चीजें। ये चीजें काले जादू में बहुत इस्तेमाल होती हैं और बहुत पावरफुल होती हैं। तेजा अपने मामा से पूछता है कि मामा, तुमको इस पूजा और काले जादू के बारे में बहुत कुछ पता है, क्या तुमने कभी काला जादू किया है? तो शंकर बताता है, हाँ बेटा, अनजाने में 1-2 बार किया था। उसके बाद एक लड़की ने मुझसे वादा लिया कि कभी भी इस काले जादू का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो मैंने छोड़ दिया। असल में बचपन में मेरी माँ ने मेरे पापा को छोड़ दिया और फिर मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं पैदा होने से ही अपाहिज था। फिर जब मैं किसी मंदिर के पास बैठकर रो रहा था तो एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे खाना दिया। वो हर रोज मेरे लिए टाइम टू टाइम खाना लाया करती थी, मुझे पढ़ाया लिखाया करती थी और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। इसलिए मैं आज भी उस लड़की की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उसे बहुत प्यार करता हूँ। उस वक्त भी मैं उस लड़की को कुछ करके इम्प्रेस करना चाहता था और इसी वजह से मुझे पूजा पाठ काले जादू के बारे में पता लगा। मैं उस वक्त टीनेज की उम्र में था, तो तभी मैंने पहले तंत्र विद्या सीखने की कोशिश की। कोई भी तांत्रिक पहले यही तंत्र विद्या सिखाता है और इसका नाम है शव साधन। इसमें अभी अभी मरे हुए आदमी के ऊपर बैठकर पूजा करनी होती है और मंत्र पढ़ने होते हैं। अगर ये काम पूरा हो गया
तो तांत्रिक को कुछ शक्तियाँ हासिल होती हैं। इसलिए मैं भी ये पूजा करने लगा। लेकिन रिचुअल के दौरान वो लाश उठ बैठी और ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं बेहोश हो गया। अक्सर तांत्रिक के साथ ऐसा होता है, जो कामयाब हुआ उसे शक्तियाँ हासिल होती हैं और जो नाकामयाब हुआ वो बीमार हो जाता है। इस तरह मैं नाकामयाब रहा और मुझे ठीक होने में काफी दिन लग गए। इस बीच उस लड़की ने हॉस्पिटल आकर मेरा हालचाल पूछा तो मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया कि मैंने काला जादू किया था। तब उस लड़की ने मुझसे वादा लिया कि दोबारा तुम इस तंत्र विद्या को नहीं करोगे। इसके बाद तेजा पूछता है तो मामा फिर तुमने दोबारा ट्राई नहीं किया? तो शंकर कहता है हाँ, दूसरी बार मैंने ट्राई किया और वो था वशीकरण। मैंने उसी लड़की के ऊपर वशीकरण किया। दोस्तों, अब यहाँ से इस मूवी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। दूसरे चैप्टर का नाम है पाताला कुट्टी। एक दिन रेखा, तेजा और वासु कॉलेज के पास शैलजा का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि शैलजा उस दिन लेट होती है। तभी रेखा ये देखती है कि शैलजा के पीछे एक बहुत ही अजीबोगरीब लड़की आ रही है। वो लड़की उसको फॉलो कर रही होती है, जिसे देखकर रेखा के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन वो ये बात शैलजा को नहीं बताती। अब कॉलेज खत्म होने के बाद रेखा तेजा को अपने पास बुलाकर बताने लगती है कि बाबा ने मुझसे ये कहा कि शैलजा पर किसी ने काला जादू किया है। इसी का एग्जामिन करने के लिए मैं आज कॉलेज खत्म होने के बाद नोट्स मांगने के बहाने से शैलजा के घर पर गई। बाबा ने मुझे एक भभूति दी और मैंने शैलजा से कहा कि उसमें थोड़ा थूक दो, तो शैलजा ने थूक दिया। उसके बाद मैंने एक नींबू शैलजा के सामने रखा तो शैलजा मुझे डराने धमकाने लगी कि तुम जाओ यहाँ से। इस बीच उसकी आवाज भी बहुत भयंकर हो गई थी। रेखा आगे बताती है कि जब बाहर आकर मैंने उस भभूति को देखा तो उसमें खून लगा हुआ था, जिससे ये बात पक्का हो गई कि शैलजा पर किसी ने काला जादू किया था। इसलिए प्लीज तेजा, मेरी मदद करो। हम दोनों शैलजा के घर पर जाकर उसकी माँ और उसके बड़े भाई को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो अब रेखा और तेजा शैलजा के घर पर जाकर उसकी माँ और बड़े भाई को सब कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि शैलजा के ऊपर किसी ने काला जादू किया है और उस काले जादू का नाम है पाताला कुट्टी। रेखा बताती है कि 11 दिन बाद शैलजा हर वक्त कब्रिस्तान पर जाएगी और इसके 6 दिन बाद फाइनल स्टेप आएगा। शैलजा के ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया है वो बंदा पूजा पाठ करके शैलजा को अपने पास बुलाएगा और उसको बलि देने के लिए खून में मिला हुआ खाना खिलाएगा। लेकिन शैलजा के खाना खाने से पहले हमको उस तांत्रिक का सर धड़ से अलग करना होगा, तभी शैलजा ठीक हो सकती है। ये सुनने के बाद शैलजा का बड़ा भाई कहने लगता है, अरे यार, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो ना, फिर इन फिजूल की बातों पर यकीन कैसे करने लगे? इस तरह से वो इन बातों पर भरोसा नहीं करता। अब देखते ही देखते 11 दिन गुजरने लगते हैं और इन 11 दिनों में शैलजा की तबीयत बिगड़ने लगती है और 12वीं रात शैलजा कब्रिस्तान पर जाने लगती है। शैलजा का बड़ा भाई और वासु शैलजा को फॉलो करने लगते हैं। वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी तेजा आकर इन दोनों को रोक लेता है। वो कहता है कि अगर हम लोग अभी आगे जाएंगे तो उस तांत्रिक को हम पर शक हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अब आज का ये सीन देखकर शैलजा के बड़े भाई को यकीन होता है कि सच में उसकी बहन के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। दूसरे दिन तेजा अपने मामा शंकर के पास आकर उसी ब्लैक मैजिक पाताला कुट्टी के बारे में पूछने लगता है। शंकर ये सुनकर शॉक में रह जाता है और पूछता है कि इसके बारे में तुमने कहाँ पर सुना? तो तेजा जो हुआ वो सब कुछ बताने लगता है। अब सेफ्टी के तौर पर शंकर तेजा को कुमकुम और तुलसी का पानी देने लगता है कि वहाँ पर जाते समय ये अपने माथे पर लगा लेना। उसके बाद फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर वो तांत्रिक शैलजा को अपने पास बुलाने के लिए तंत्र विद्या कर रहा होता है और उसी जगह पर अब ये चारों लोग होते हैं। थोड़ी देर बाद शैलजा अपने आप इस तांत्रिक के पास आती है, जहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है। दरअसल बात यह है कि जब गांव में फेस्टिवल हुआ था तो उस वक्त इस तांत्रिक ने शैलजा को हल्के से छेड़ दिया था, जिसकी वजह से शैलजा ने इसके मुंह पर थूक दिया था। इसलिए बदला लेने के लिए इस बंदे ने शैलजा के ऊपर ब्लैक मैजिक किया। अब प्रेजेंट में वो कहने लगता है कि तुमको तो अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है ना, अब देखो तुम्हारी इस खूबसूरती का मैं क्या हाल करता हूँ। इस तरह से वो अब कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और फाइनली जब ये तांत्रिक खून में मिला हुआ खाना शैलजा को खिलाने ही वाला होता है, तभी शैलजा का बड़ा भाई इस तांत्रिक को मारने के लिए आगे आता है। लेकिन शॉकिंगली वो तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पहचान लेता है कि वो इसको मारने के लिए आया है। दोस्तों, ये सीन सच में इतना डरावना है कि मूवी देखते वक्त मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। खैर, अब इस बीच तेजा वहाँ आ जाता है और उस तांत्रिक का सर अलग कर देता है। ऐसा करते ही शैलजा अचानक से नॉर्मल हो जाती है और उसे अपने साथ क्या हुआ वो सब कुछ याद नहीं होता।
अब दूसरे दिन शैलजा की फैमिली वाले उस बाबा के पास जाते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, जहाँ शैलजा का बड़ा भाई तोहफे में बाबा को एक सोने की चेन देता है। और यहीं से शुरू होता है इस मूवी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दुश्मन का आना। एक दिन एक ज्योतिषी जब रेखा के घर के पास से गुजरने लगता है तो ये अचानक से रुक जाता है। वो रेखा की दादी से कहता है कि इस घर में खून पीने वाली एक बुरी शक्ति है, तुम्हारी पोती कहाँ पर है? रेखा की दादी कहती है, स्वामी जी वो तो अपने कॉलेज गई है। तो वो ज्योतिषी कहता है कि तुम अपनी पोती को संभाल कर रखना, उसके ऊपर बुरा साया है, ऊपर से उसका एक दुश्मन उसकी बलि देने के लिए आ रहा है। देवी माँ अब तुम्हारी पोती की रक्षा करें। ये सुनकर बेचारी दादी बहुत ही डर जाती है। अब उसी रात जब रेखा सो रही होती है तो रेखा के कानों में दोबारा वही आवाज सुनाई देने लगती है कि मुझे खून चाहिए, रेखा मैं खून की प्यासी हूँ। तो रेखा फिर से अपनी नींद से उठकर अपने पैरों को जख्मी करके ग्लास में खून भरकर खिड़की के पास रखती है। सुबह होने के बाद जब रेखा उस ग्लास को देखती है तो उसमें पिछली बार की ही तरह खून मौजूद नहीं होता। अब दूसरे दिन एक बहुत ही बड़े तांत्रिक को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है विगति। विगति सच में बहुत ही पावरफुल होता है। वो रेखा के गांव आकर किसी राजेश्वरी नाम की औरत के बारे में पूछता है। कुछ लोग विगति को बताते हैं कि राजेश्वरी नाम की एक औरत इस गांव में पहले रहती थी। हमने सुना है कि किसी ने उस पर काला जादू किया और फिर वो बेचारी मर गई। विगति अब एक बूढ़ी औरत के पास जाकर राजेश्वरी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो तो कब का मर चुकी है, हाँ लेकिन उसकी एक बेटी है जो कॉलेज जाती है। इसके बाद वो औरत पूछती है कि स्वामी जी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, आप उसके क्या लगते हो? ये सुनकर विगति गुस्से में आकर उस औरत से कहने लगता है कि मैं रेखा की मौत हूँ। इसके बाद वो उसके ऊपर तंत्र विद्या करने लगता है, जिससे वो औरत पैरालाइज्ड हो जाती है। अब विगति रेखा के कॉलेज के बाहर जाकर एक नींबू को रास्ते पर रखता है और रेखा का वेट करने लगता है। अब तक विगति को तो पता नहीं होता कि रेखा कैसी दिखती है। अब थोड़ी देर में वो चारों फ्रेंड्स अपने घर वापस जाने लगते हैं तो देखते ही देखते वो नींबू अपने आप रेखा के पास जाने लगता है और उसके पैरों के नीचे आ जाता है, जिससे विगति को समझ में आ जाता है कि यही राजेश्वरी की बेटी है। इसके बाद विगति इस नींबू के साथ कुछ रिचुअल्स करने लगता है और उधर एट द सेम टाइम एक किन्नर की आत्मा रेखा के पास आ जाती है और उसके सर के बाल पकड़कर घसीटते हुए विगति के पास ले जाने लगती है। तभी रेखा अपने हाथ में देवी माँ की फोटो लेकर उसे दिखाने लगती है, जिससे वो आत्मा गायब हो जाती है। पर रेखा इस सब से बहुत घबरा जाती है। वो दूसरे दिन उसी बाबा के पास आकर कल जो भी हुआ वही सब बताने लगती है कि बाबा कल मैंने एक नींबू के ऊपर पैर रख दिया था, लगता है उस नींबू में कुछ काला जादू किया गया था और वहीं पर एक आदमी भी बैठा हुआ था जो मुझे ही घूर रहा था। ठीक उसी वक्त अब दूसरी तरफ विगति दोबारा कुछ रिचुअल्स करने लगता है और इधर वो बाबा भी रेखा के साथ कुछ रिचुअल्स करने लगता है। अब इस तरह से विगति का रिचुअल डिस्टर्ब होने लगता है और वो बहुत गुस्सा होने लगता है। वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ कितने दिनों तक तुम रेखा को बचा पाओगे। उसी रात जब वो बाबा सुनसान रास्ते से वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो इस बाबा को किसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन वो लड़की नजर नहीं आती। अब थोड़ी देर बाद बाबा को एक बहुत ही अजीबोगरीब भयंकर लड़की नजर आती है, जिसे देखकर इस बाबा के तो होश ही उड़ जाते हैं और लास्ट में फाइनली उस लड़की की आत्मा इस बाबा को मार देती है। दूसरे दिन वासु तेजा के पास आकर यही सब बताने लगता है कि बाबा जी मर गए और दिखने में ऐसा लगता है कि किसी ने उनको मार दिया है। ये सुनते ही तेजा फौरन रेखा के पास भागता है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि बाबा की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो रेखा की मदद कर रहे थे। उसके बाद तेजा अपने मामा शंकर को बताता है कि बाबा की मौत हो गई और एक्चुअली बाबा रेखा की मदद कर रहे थे। मामा जी मुझे लगता है कि रेखा की जान खतरे में है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। अब शंकर तेजा को किसी स्वामी जी के बारे में बताने लगता है और कहता है कि कल तुम उनके पास जाकर मदद मांगो। उसी रात रेखा फिर से अपनी नींद में चलने लगती है और थोड़ी देर बाद अचानक से होश में आ जाती है। तभी वो देखती है कि सड़क के पास तेजा की माँ की आत्मा खड़ी है। ये देखने के बाद बेचारी रेखा बहुत डर जाती है और फौरन वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। इस तरफ तेजा अपने मामा शंकर से पूछता है कि मामा जी आपने उस लड़की के ऊपर वशीकरण किया था तो उसके बाद क्या हुआ? शंकर कहता है कि बात ये थी कि उस लड़की की शादी तय हो गई थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैंने उस लड़की को हासिल करने के लिए वशीकरण का इस्तेमाल किया और एक जगह बैठकर उन रिचुअल्स को करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे पास वो लड़की आई। मैंने उससे पूछा कि मैंने तुमको गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था, क्या तुम लाई हो? तो वो लड़की शंकर के हाथ में देवी माँ की छोटी सी मूर्ति रख देती है। ये देखकर शंकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तब वो लड़की शंकर से कहती है कि शंकर तुम्हारा वशीकरण मेरे ऊपर नहीं चला,
शंकर, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, मुझे तुमसे शादी करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन शंकर, मेरे पिता इसके लिए नहीं मानेंगे क्योंकि तुम्हारी और मेरी कास्ट अलग अलग हैं। इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम मेरे सामने नहीं आओगे और फिर कभी तुम ये काला जादू ट्राई नहीं करोगे। तो उस दिन के बाद शंकर ने काले जादू को ट्राई नहीं किया और अपने वादे पर कायम रहा। दूसरे दिन तेजा उन स्वामी जी से मुलाकात करने के लिए जाता है और अपने गाँव में जो हुआ वो सारी बात बताता है। वही सब बाबा की मौत के बारे में, रेखा के बारे में और उसके बुरे सपनों के बारे में। इसके बाद स्वामी जी और तेजा पूजा करना स्टार्ट करते हैं। स्वामी जी तेजा से कहता है कि अगर ये नारियल देवी माँ की तरफ पलटा तो रेखा सेफ है और अगर ये उल्टी दिशा में घूमा तो इसका मतलब रेखा की जान को खतरा है। इस तरह से पूजा करते समय नारियल उल्टा घूमने लगता है, जिसका मतलब रेखा की जान को खतरा है। एट द सेम टाइम विगति भी अपने अड्डे पर काला जादू कर रहा होता है और उस जादू का असर रेखा पर पड़ने लगता है। वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पाती और खून की उल्टियां करने लगती है। उसके मुंह से काफी सारे बाल भी निकलने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद विगति के पास जो छोटी सी काले जादू की डॉल होती है वो अपने आप जल जाती है और इधर तेजा के पास वो जो नारियल होता है वो सही दिशा में घूमने लगता है, जिसका मतलब था कि रेखा की जान अब सुरक्षित है। विगति ये देखकर बहुत गुस्सा करने लगता है कि कौन है वो शक्ति जो हमेशा मुझे रोक लेती है। रेखा, कभी न कभी तुमको मेरे हाथ आना ही पड़ेगा। अब यहाँ से शुरू होता है चौथा चैप्टर, जिसका नाम है पर्दे में महाकाली। उस पूजा के बाद तेजा सीधा रेखा के पास उसे देखने आता है और उसे सेफ देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तेजा के मन में काफी सारे सवाल होते हैं जो वो रेखा से पूछने लगता है। पहली बात यह है कि कुछ दिन पहले तेजा उस बाबा जी के पास गया था उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि इसी बाबा ने रेखा से कहा था कि शैलजा के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। पर बाबा ने उसे बताया कि मैंने तो ऐसा कुछ भी रेखा को करने को नहीं कहा और रेखा ने मुझसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की। अब दूसरी बात ये कि इसके बाद जब तेजा को पता चलता है कि बाबा को किसी काली शक्ति ने मार दिया तो वो फौरन विगति के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने बाबा को क्यों मारा और तुम रेखा के पीछे क्यों पड़े हो। विगति कहता है कि कौन सा बाबा, मैं किसी बाबा को नहीं जानता और मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे बस रेखा चाहिए। इस तरह से वो अपनी तंत्र विद्या से तेजा को हवा में उड़ाने लगता है और कहता है अगर तुम मेरे रास्ते आओगे तो तुम्हारी भी बलि देनी पड़ेगी, इसलिए चुपचाप चले जाओ। अब तीसरी बात यह है कि कल जब तेजा उस स्वामी जी के पास जाकर पूजा पाठ कर रहा था तो पूजा संपन्न होने के बाद उन स्वामी जी ने तेजा से कहा कि अब रेखा की जान को खतरा नहीं है, लेकिन इसकी वजह हमारी पूजा नहीं है बेटा। रेखा के साथ कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था और साथ में कोई दूसरा बंदा ब्लैक मैजिक की मदद से उसकी मदद भी कर रहा था और उसी ने कल रेखा की जान को बचा लिया। ये सुनने के बाद तेजा अपने गांव में आकर थोड़ा बहुत पता करने लगता है कि वो ब्लैक मैजिक करने वाला एक और बंदा कौन हो सकता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं, खुद रेखा है। रेखा ही कब्रिस्तान पर जाकर ब्लैक मैजिक करती है और ये सारी बात बताकर तेजा रेखा से ही सभी सवालों का जवाब मांगने लगता है। रेखा तेजा से कहती है कि तेजा, मेरे बारे में सुनने से पहले तुमको मेरी माँ के बारे में जानना होगा। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रेखा की माँ और कोई नहीं बल्कि शंकर की गर्लफ्रेंड थी और उसी का नाम था राजेश्वरी। असल में राजेश्वरी की बॉडी में कभी कभी देवी माँ आया करती थी, जिस वजह से गांव के सारे लोग राजेश्वरी के पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने लगते थे। गांव वाले राजेश्वरी को बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसी बीच रेखा के पिता कुमार ने राजेश्वरी से प्यार करके उससे शादी कर ली। लेकिन सुहागरात के दिन कुमार राजेश्वरी को कुछ ऐसा बताता है जिससे उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। कुमार बताता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता और राजेश्वरी को बच्चा नहीं दे सकता। कुमार उसे बता देता है कि मैंने एक प्लान बनाकर तुमसे शादी की क्योंकि तुम ये बात गांव में किसी को नहीं बताओगी और इसे हमेशा छुपा कर रखोगी। ये सुनने के बाद भी राजेश्वरी कुमार से कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच प्यार तो है ना, वही मेरे लिए काफी है। लेकिन कुमार बहुत ही साइको किस्म का बंदा होता है। वो शादी के बाद बात बात पर राजेश्वरी को टॉर्चर करने लगता है, उसके ऊपर शक करने लगता है। अब इसी बीच एक दिन विगति की नजर राजेश्वरी पर पड़ती है, जो पहली ही नजर में उसको पसंद करने लगता है। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है इस मूवी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है वज्रोली रति। अब विगति राजेश्वरी को हासिल करने के लिए कुमार से दोस्ती कर लेता है। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। कुमार धीरे धीरे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में विगति को बताने लगता है। फिर एक दिन मौका पाकर विगति कुमार से कहता है कि और कितने दिन तक वो बांझ बनकर रहेगी, कभी ना कभी तो गांव वालों को तुम्हारे बारे में पता लग ही जाएगा कि तुम नामर्द हो। कुमार कहता है इसलिए हर रात मैं उसको टॉर्चर करता हूँ ताकि वो खुद आत्महत्या कर ले। विगति कहता है कि इसमें तो बहुत समय लगेगा, मेरे पास एक आइडिया है,
हम दोनों राजेश्वरी को काले जादू की मदद से मार देंगे, उससे वो आसानी से और फौरन मर जाएगी, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस तरह से दूसरे दिन कुमार राजेश्वरी के बाल, कपड़े और नाखून विगति को लाकर दे देता है और फिर विगति कुमार के कान में एक मंत्र बोलते हुए कहता है कि 7 दिनों तक खाने में खून मिलाकर ये मंत्र पढ़ते हुए तुम अपनी बीवी को खिलाओ। 7 दिनों के बाद सब कुछ मैं देख लूंगा। तो कुमार उसी तरह से राजेश्वरी के साथ ऐसा ही करने लगता है। दिन पर दिन राजेश्वरी की तबीयत बिगड़ने लगती है। आखिरी दिन जब विगति किसी जगह पर बैठकर पूजा कर रहा होता है तो राजेश्वरी नई दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने आप विगति के पास आ जाती है। असल में विगति ने राजेश्वरी के साथ वज्रोली रति नाम का एक ब्लैक मैजिक किया होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रेखा के फादर के आने की वजह से तेजा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तेजा वापस अपने मामा शंकर के पास आकर इस ब्लैक मैजिक के बारे में पूछने लगता है कि मामा, वज्रोली रति का मतलब क्या होता है। शंकर ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि इसके बारे में तुमको किसने बताया। तेजा कहता है कि रेखा ने मुझे इसके बारे में बताया, लेकिन आखिर इसमें होता क्या है वो मुझे नहीं बता पाई। तो शंकर अब तेजा को उस ब्लैक मैजिक के बारे में बताता है। वो कहता है कि असल में इस मैजिक से पहले तांत्रिक वज्रला मूत्र तंत्र क्रिया को प्रैक्टिस करता है, जिससे वो पहले अपने प्राइवेट पार्ट की मदद से पानी को अंदर खींचता है और बाद में पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करता है और अंत में दूध की जगह मर्क्यूरी यानी पारे का इस्तेमाल करता है। जब कोई भी तांत्रिक पारे को अपने प्राइवेट पार्ट की मदद से ऊपर खींच लेता है तो इसका मतलब है कि वो इस तंत्र विद्या में कामयाब हो चुका है। इसके साथ ही साथ इस तंत्र विद्या में तांत्रिक और दूसरी औरत तंत्र संभोग करते हैं, पर ये संभोग मामूली संभोग नहीं होता। इसके जरिए असल में तांत्रिक सामने वाले की खूबसूरती और उसकी उम्र अपने अंदर खींचने लगता है। तुमने अक्सर सुना होगा कि किसी बाबा की उम्र 200 साल है, लेकिन वो दिखने में 50 या 60 साल का लगता है, तो वो इसी तंत्र विद्या की मदद से होता है। वो इस तंत्र विद्या के जरिए दूसरी महिलाओं की उम्र को हासिल करते रहते हैं। शंकर के ये सब बताने से ही तेजा के होश उड़ जाते हैं। अब दूसरे दिन तेजा रेखा के पास आकर दोबारा आगे की बात पूछने लगता है, तो रेखा उसे अपनी माँ के साथ जो हुआ वो बताने लगती है। वो कहती है कि विगति मेरी माँ की खूबसूरती और उनकी उम्र हासिल करने के लिए इस काले जादू को कर रहा था। रिचुअल के दौरान मेरी माँ और विगति पास आने लगे, लेकिन उसी वक्त विगति अपने तंत्र पर काबू नहीं रख पाया और वो तंत्र संभोग सिर्फ एक नॉर्मल संभोग बनकर रह गया। इसके बाद वो काला जादू पलट जाता है, जिसकी वजह से विगति पागल होकर इस गांव को छोड़कर भाग गया। लेकिन उस काले जादू की वजह से वो काली शक्तियाँ मेरी माँ को बहुत सताने लगी। मेरी माँ को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों से तंग आकर एक दिन मेरी माँ ने खुद को खत्म करने का सोचा, लेकिन तभी उनको उल्टियाँ होने लगी और तब जाकर उन्हें ये बात पता चली कि वो माँ बनने वाली हैं और उनकी कोख में एक जान बसी है और ये जान किसी और की नहीं बल्कि विगति की ही होती है। इसके बाद रेखा का जन्म हुआ और उसको जन्म देने के बाद राजेश्वरी की मौत हो गई। रेखा कहती है कि इसी वजह से मेरे बाबा मुझसे नफरत करते हैं, पर उन्हीं तंत्र विद्याओं की वजह से मुझे कुछ शक्तियाँ हासिल हुई। मैं आत्माओं को देख सकती हूँ। वो तो बस मैं तुम लोगों से झूठ कहती आ रही थी कि मुझे अंधेरे से डर है या आत्माओं से डर है, क्योंकि अगर गाँव वालों को ये बात पता चलेगी कि मेरे अंदर कुछ शक्तियाँ हैं तो गाँव वाले उल्टा समझने लगेंगे और मुझे इस गांव से दूर कर देंगे और मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। मैंने भी तुमसे ये सारी बातें छुपाई ताकि तुम भी मुझसे दूर ना चले जाओ। चलो अब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देती हूँ। पहला, शैलजा पर ब्लैक मैजिक हुआ ये बाबा जी ने नहीं कहा, ये मैंने ही फाइंड आउट कर लिया था और उसका हल भी मैंने ही शैलजा की फैमिली को बताया। दूसरी बात यह है कि जब मैं उस दिन बाबा के पास गई थी तो ये बाबा मुझे इधर उधर टच करने लगा। तब मुझे पता चला कि ये बाबा तो ताबीज के नाम पर लड़कियों को बुरी नजर से देखता है, इसलिए किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो तो मैंने दूसरी लड़की की आत्मा की मदद से उस बाबा को मरवा दिया। और तीसरी बात यह है कि मेरी माँ ऑलरेडी जान चुकी थी कि विगति कभी ना कभी मेरे पास जरूर आएगा, इसलिए मेरी माँ की आत्मा ने मुझे कुछ तंत्र विद्या सिखा दी। मेरी माँ की आत्मा हमेशा मेरे साथ होती है और वो सिर्फ मुझे ही नजर आती है। जब विगति मेरे ऊपर काला जादू कर रहा था तो मैं खुद उसका सामना कर रही थी। इस बीच रेखा तेजा को एक और शॉकिंग बात बताती है कि तेजा, हर पूर्णिमा के दिन मुझे खून चाहिए, तभी मैं इंसान की तरह रह सकती हूँ। इसका मतलब मूवी की स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था, एक टीनेज लड़की पेड़ के ऊपर चढ़कर मुर्गी का खून पी रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि रेखा ही थी। वो बताती है कि एक दिन जब मैं अकेले में जाकर किसी मुर्गी का खून पी रही थी तो उसी वक्त तुम्हारी माँ ने मुझे देख लिया और डर के मारे जब वो वहाँ से भाग रही थी तो एक ट्रक के सामने आकर उनकी मौत हो गई। वो कहती है कि तेजा, तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। तेजा ये सुनने के बाद शॉक में रह जाता है, बहुत रोने लगता है। अगली बार किसी इंसान को मेरी वजह से तकलीफ ना पहुँचे इसलिए मैं उस दिन से खुद अपना खून पीती हूँ।
इस तरह से रेखा अपने बारे में सारी सच्चाई तेजा को बताने लगती है। तेजा अब रेखा पर गुस्सा होने लगता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। वहाँ से वो अपने मामा शंकर के पास जाकर यही बात पूछता है कि मामा, तुमने जिस लड़की से प्यार किया वो क्या रेखा की माँ राजेश्वरी थी? तो शंकर कहता है कि हाँ, वो राजेश्वरी थी। राजेश्वरी की शादी जब किसी दूसरे आदमी से हो गई तो मैं दारू का आदी हो गया। हर रात उसके घर के पास जाकर बस दूर से उसे देखकर वापस चला आता था। लेकिन कुछ दिनों तक राजेश्वरी अपने घर के पास नजर नहीं आई और इसी बीच मैंने एक दिन ये ऑब्जर्व किया कि किसी कब्रिस्तान के पास विगति काला जादू कर रहा है। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि विगति राजेश्वरी के ऊपर ही काला जादू कर रहा था, पर फिर भी मैंने विगति की दारू में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसकी वजह से विगति उस दिन अपनी तंत्र क्रिया को भूल गया और राजेश्वरी के साथ उसका नॉर्मल इंटीमेशन हो गया, जिसके बाद पागल होकर वो वहाँ से भाग गया। शंकर कहता है कि मुझे भी राजेश्वरी कभी कभी नजर आती रहती है और जिस दिन तुम विगति के काला जादू की वजह से हवा में उड़ रहे थे तब राजेश्वरी ने ही मुझको बताया था कि तुम खतरे में हो और मैं तुम्हें बचा लूं, तभी तो मैं वहाँ पहुँच गया और तुम्हें बचा लिया। इसी के बाद दोस्तों अब शुरू होता है इस कहानी का 6th चैप्टर। अब प्रेजेंट में एक दिन विगति किसी लड़के के ऊपर काला जादू करके उसे मार देता है और गांव वालों के पास आकर ये सारा इल्जाम रेखा पर डालने लगता है कि रेखा ही इसका कारण है, उसके पास काली शक्तियाँ हैं और वो डायन है। इसके बाद गाँव में पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत में विगति रेखा के ऊपर और भी काफी सारे इल्जाम लगाने लगता है। इस बीच विगति रेखा का मुंह बांधकर उसके हाथ एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वो गाँव वालों से कहता है कि अगर रेखा के अंदर कोई भी बुरी शक्तियाँ नहीं है तो ये सही सलामत वापस अपने घर पर आ जाएगी, लेकिन अगर इसके अंदर बुरी शक्तियाँ हैं तो ये आज रात मर जाएगी, इसलिए कोई भी आज रात यहाँ पर मत आना। अब पूरा गांव उस रात अपने घर में होता है और विगति रेखा के पास आता है। वो रेखा से कहता है कि मुझे पता था हर पूर्णिमा की रात तुम खून पीती हो, इसीलिए मैंने आज का दिन चुना और तुमको फंसाया ताकि मैं अपना अधूरा काम पूरा करूं और अपनी शक्तियां हासिल कर लूं। इतना कहकर विगति अपने रिचुअल्स करने लगता है, पर तभी वहां तेजा आ जाता है और रेखा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विगति बहुत ही पावरफुल था, इसलिए तेजा के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे याद था कि रेखा ने उसे खून पीने वाली बात बताई थी और आज वही रात थी, इसलिए वो उसके पास जाकर अपनी जीभ को काटकर अपना खून रेखा के ऊपर डालने लगता है। फिर जैसे ही वो खून रेखा के अंदर जाता है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है, उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और हमें पता चलता है कि विगति उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो एक झटके में विगति के सामने आकर बैठ जाती है और इसके बाद विगति और रेखा के बीच तंत्र मंत्र की फाइट चलने लगती है। इस बीच तेजा कोई चीज लेकर विगति के मुंह पर मार देता है ताकि वो मंत्र ना पढ़ पाए। इससे विगति की पूजा भंग हो जाती है और वो काली शक्तियाँ विगति को ही अपना शिकार बनाने लगती हैं और उसको नोच नोच कर खा जाती हैं। विगति के मरने के बाद फाइनली रेखा तेजा से कहती है कि तेजा, हमेशा तुम्हारी माँ की आत्मा मुझे नजर आती है और तुम्हारी माँ हमेशा से ही तुमसे प्यार करती थी, लेकिन वो बस तुम्हारे सामने जता नहीं पाई। ये सुनने के बाद तेजा इमोशनल होकर अपनी माँ की आत्मा से माफी मांगता है और इस तरह से ये शानदार मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।